तो अब देखते हैं आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 1861 काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। इसको हम पढ़े याद करें वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को पहले पकड़ते हैं ताकि ये याद रह जाए जो इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहानी बताता हूं मैं आपको। कहानी मतलब एक घटनाक्रम से जोड़ता हूं तो आपको ये याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, जैसे मान लो कि घर में आप दो भाई हो, बड़ा भाई छोटा भाई। बड़ा भाई बड़ा वाला है, छोटा भाई छोटा वाला है। ठीक, दो भाई हो आप, और दोनों भाई जो है, मान लो आप घर में हो, बड़े भाई को कहीं जाना है किसी खास से मिलने, वो बढ़िया मस्त अंदर नहा वहा रहा है, मतलब बाथरूम वगैरह में, बाहर फोन छोड़ के गया है। मान लो इतने में फोन आ गया जिससे मिलने जाना है। हो सकता है बड़ा भाई चूंकि बड़ा वाला है, एक से अधिक भी लोग हो, है, और फोन आ गया, आप उठा लिए और कुछ का कुछ बता डाले, वो कुछ और लपेटा होगा, आप बता डाले सच्चाई। अब बड़ा भाई अंदर से आया और देखा आप फोन उठा लियो, उधर से सुन रहा है, ब्रेकअप हो गया, अब कहीं जाना ही नहीं है, है? तो अब ऐसी परिस्थिति में बड़ा भाई क्या करेगा? क्या आपको प्यार करेगा या आपको दम भर करके कूटेगा कि छुटवा दिया मेरा? कूटेगा कि नहीं कूटेगा? देव बाबू कूटेगा? हाँ, ठीक, तू बहुत पहुंचा हुआ आदमी बेटा, है? तो मैं ये कह रहा हूं कि अब मान लो कि आपका बड़ा भाई जो है वो आपको दम भर करके कूटा, क्योंकि आप छोटे वाले हो तो आपके पास उतना ताकत भी नहीं है कि उसको मार सको, कुछ बोल सको, है ना? आप चुपचाप जो है वो सुन रहे हो, मार खाए रो रहे हो, और मम्मी पापा मान लो बाहर गए हुए, ठीक। अब आपके मन में बस यही है कि जब मम्मी पापा आएंगे तो इसको मैं मार खिलवाऊंगा, ऐसा आपके मन में। आपने अपने आंसुओं का सैलाब रोक लिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मम्मी पापा के सामने भी तो बहाना है, और आप जो है आराम से अपना पोगो देखने बैठ गए, डोरेमोन नोबिता, है, बैठ करके आप देख रहे हो जब आएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बड़ा भाई बड़ा वाला है, वो जानता है कि ये बता देगा छोटू जो है मम्मी पापा को, और फिर आएंगे तो मेरे को दम भर करके कूटेंगे, इसलिए उसने पहले ही फोन लगा करके अपने पापा को बता दिया। बोले पापा देखो, आप छोटू जो है ना बहुत बदमाशी कर रहा था, इसलिए मैंने आज इसको कूटा है, आप टेंशन मत लेना, ठीक है? आए तो इसकी बातों में मत आना, मतलब पापा को पहले बता दिया। अब हुआ ये कि आपके मतलब जो छोटू है, मम्मी पापा आए, वो तो टीवी देख रहा है, जैसे गेट में आहट हुई तुरंत टीवी बंद करके जोर जोर से रोने लगा, है कि अब वो दिखाए कि मैं बहुत कुटाया हूं, हाँ, जोर जोर से रोने लगा। अब जब रोने लगा तो मम्मी पापा आए और उसकी तरफ देखे भी नहीं और अंदर चले गए, देखे भी नहीं और अंदर चले गए। तो जब देखे भी नहीं और अंदर चले गए तो मैं बता रहा हूं इग्नोर कर दिया गया है छोटू। अब मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों, इतना दर्द तो उसको भाई के कुटाई से नहीं हुआ होगा जितना मम्मी पापा के इग्नोरेंस से होगा। सही बोल रहा हूं? और जब इग्नोरेंस से होगा तो फिर वो क्या करेगा? कहां पर अपना दिखाएगा कि मैं भी बहुत दुख हुआ मुझे? कहां बताएगा बताओ? जब उसको खाने के लिए बुलाएंगे, आजा बेटा खाना खा ले, तब बताएगा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, कि वो नाराज है सब। अब इसको अप्लाई करते हैं अपन इधर। बड़ा भाई बोले तो अंग्रेज, छोटा भाई बोले तो हम लोग। अंग्रेजों ने हमको दम भर करके कूटा,
क्रांति में। और अब हम सोच रहे थे कि माई बाप मतलब महारानी आएगी तो उससे हम कुछ ना कुछ कहेंगे, वो हमारी बात सुनेगी। और प्यारे बच्चों, 1858 में महारानी आई, लेकिन देखो हमारे लिए उसमें कुछ भी नहीं था। कुछ था क्या भारतीयों के लिए उसमें? तो हम रूठ गए, जैसे छोटू रूठा वहां पर, समझ गए? हम रूठ गए कि हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। तो जैसे वहां पर वो खाना नहीं खा करके अपना रूठना जता रहा था, तो हमने कैसे रूठना जताया, इसको समझो आप। अपन लोग जो उस जमाने में धोती पहनते थे, धोती, एयर कंडीशन धोती, देखियो जी धोती, तो धोती पहनते थे और धोती में पथरा जो है, पत्थर उत्थर छुपा के रखते थे, धोती एकदम स्ट्रेट रहता था। और हम थे गुस्साए, तो जहां अंग्रेज निकलते थे ना कहीं बाहर, तो अपने पैर खजुआने के बहाने झुके, नीचे से एक पत्थर निकाले और मारते थे रट से। एक लगा तो उस समय कौन सा अपोलो और श्री राम केयर होता था, है? निपट जाते थे अंग्रेज एक ही पत्थर में। अब अंग्रेज एकदम डरे हुए थे कि हम क्या करें, भाई भारतीयों का पता ही नहीं चल रहा है, तो कभी भी कुछ भी कर दे रहे, हमको मार रहे हैं। तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड केनिंग, और भारत सचिव का पद बन गया था। भारत सचिव थे चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड। तो जो लॉर्ड केनिंग था, उन्होंने भारत सचिव को बोला कि भाई कोई कानून बनाओ, नहीं तो ये भारतीय हमको ऐसी मार डालेंगे। समझ में आया? और इसीलिए फिर भाई भारतीयों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय जिस बात से रूठे थे, उन बातों को मानना जरूरी था। मान लेते तो भारतीय नियंत्रित हो जाते। समझ में आया? और इसीलिए फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया। और मैंने आपको बताया था कि भारत परिषद अधिनियम जब भी लाया जाएगा तो वो किसी ना किसी प्रकार के सुधार को देने के लिए लाया जाएगा, रिफॉर्म के लिए। समझ में आया? और इस तरीके से 1861 का काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया, ताकि भारतीयों को सुधार दिया जा सके। भारतीयों को सुधारा जा सके नहीं, भारतीयों को कुछ सुधार दिया जा सके जो भारतीय मांग रहे थे। इस वजह से लाया गया 1861 का काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। दिमाग में बैठा कहानी थोड़ा सा। अब इसमें अगर पृष्ठभूमि देखेंगे अपन इसकी, तो पृष्ठभूमि में सबसे पहले तो याद रखें कि जब ये एक्ट लाया गया, उस समय भारत सचिव थे आपका चार्ल्स वुड। ठीक? और भारत के वायसराय थे कौन? लॉर्ड केनिंग। ठीक है? ये जो कानून लाया गया, ये जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, इसको लागू किया गया 1 अगस्त 1861। ठीक है ना? 1 अगस्त 1861, 1 अगस्त 1861 को इसको लागू किया गया। ठीक है? इसका उद्देश्य भारतीयों को सुधार प्रदान करना था। ठीक है ना? इसका उद्देश्य, इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड रिफॉर्म्स टू द इंडियन। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड रिफॉर्म्स टू द इंडियंस। भारतीयों को सुधार प्रदान करना इसका उद्देश्य था। ये जो चार्ल्स वुड थे, जो भारत सचिव थे, इन्होंने इस एक्ट को, ये जो 1861 का जो एक्ट है काउंसिल ऑफ इंडिया का, इस एक्ट को चार्ल्स वुड ने एक्ट ऑफ मैसिव इंपॉर्टेंस कहा है। समझ रहे हैं? एक्ट ऑफ मैसिव इंपॉर्टेंस, अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम कहा है।
ठीक है, दिस एक्ट वॉज रिनाउंस्ड एज मैसिव इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दिस एक्ट वॉज रिनाउंस्ड एज मैसिव इंपॉर्टेंट बाय चार्ल्स वुड, ठीक है ना, जो भारत सचिव थे चार्ल्स वुड, उन्होंने इस अधिनियम को अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम कहा है, एक्ट ऑफ मैसिव इंपॉर्टेंस ये कहा, ठीक। और इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आर एज फॉलोज, इट्स इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आर एज फॉलोज, मतलब इसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो निम्नलिखित। अब हम इसके प्रावधान देखते हैं, ठीक, इसके प्रावधान देखें, ठीक है, इसके प्रावधान देखो। अच्छा देखो बेटा, पहले ध्यान से समझना, अब उसी कहानी से कनेक्ट करो जो मैंने कहानी बताई आपको। भारतीय जो है नाराज हैं अंग्रेजों से और अंग्रेजों को मार दे रहे हैं। अंग्रेज चाहते थे भारतीयों को नियंत्रित करना, तो नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला चीज जो जरूरी है वो क्या है, कानून। तो जो वायसराय था लॉर्ड केनिंग, उसने महारानी से कानून की मांग की, भाई कोई कानून हो तो दे दो ताकि हम भारतीयों को नियंत्रित कर सके। मेरी बात समझ रहे हैं? भारतीयों को नियंत्रित करने के लिए कानून की मांग किया वायसराय ने। और उस समय 3 कानून बने हुए थे, याद करें 1833 का चार्टर, जब लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग बना था, लॉ कमीशन, और इस लॉ कमीशन का काम ही था कि वो लॉ को प्रमलगेट करे, मतलब कानून बनाए। तो उन्होंने कुछ कानून बना करके रखा हुआ था, तो महारानी ने कहा कि इसको लागू कर ले। और वो कानून क्या थे, तो 3 कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी एंड सीपीसी, ये 3 कानून उस समय बने हुए थे। तो इन तीनों कानूनों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। याद रखें, आईपीसी, सीआरपीसी एंड सीपीसी, these acts were implemented with the immediate effect। समझ में आया? This act were implemented with the immediate effect। इस कानून को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। क्लियर हुआ? आईपीसी, सीआरपीसी एंड सीपीसी, ये 3 कानून पहले से बने हुए थे, इस कानून को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी को किस अधिनियम से लागू किया गया था, तो किससे लागू किया गया था? 1861 के काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक, तत्काल प्रभाव से इसको लागू कर दिया गया। आईपीसी, आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड, ठीक है। सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है, सीआर स्टैंड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड सीपीसी स्टैंड फॉर सिविल प्रोसीजर कोड। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी। आईपीसी स्टैंड फॉर इंडियन पीनल कोड, हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड विधान, ठीक है, भादवी, भारतीय दंड विधान। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अपराध प्रक्रिया संहिता, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और सीपीसी क्या है आपका? सिविल प्रोसीजर कोड या दीवानी प्रक्रिया संहिता, ठीक है। आईपीसी इंडियन पीनल, पीनल लिया गया पेनाल्टी से, दंड से, तो जब कोई अपराध करता है उसको कितनी सजा मिलेगी, ये जिस कानून में बताया गया वो आईपीसी है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो अपराधी को पकड़ने से लेकर न्यायालय तक ले जाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो सीआरपीसी में बताई गई है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रक्रिया बताई गई है। और सिविल प्रोसीजर कोड मतलब दीवानी मामलों की प्रक्रिया। दीवानी मामले मतलब हट ससुरे, दीवानी देखो, केस 2 प्रकार के होते हैं, एक फौजदारी मामले होते हैं
और एक दीवानी मामले होते हैं। दीवानी मामले मतलब जो दीवाने करते हैं। हाँ, दीवाने क्या करते हैं? शादी, नहीं जमा तो तलाक, ठीक है, गोद लेना, ऐसा करते हैं ना। तो शादी, ब्याह, तलाक, गोद लेना, जमीन जायदाद, इन सब से जुड़े हुए मामले दीवानी मामले कहलाते हैं, सिविल मैटर्स। इसके बाद हत्या, लूट, डकैती, रेप, ये सारी चीजें किस में आएंगी? आपका फौजदारी मामलों में, क्रिमिनल मैटर्स में आएंगी। तो दीवानी मामलों मतलब शादी, ब्याह, जमीन जायदाद से संबंधित मामलों के लिए सिविल प्रोसीजर कोड जो है ये लागू किया गया। समझ में आई मेरी बात? अरे आया समझ में? अब देखो, एक तो आईपीसी सीआरपीसी को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। आईपीसी, सीआरपीसी एंड सीपीसी वर इंप्लीमेंटेड विद द इमीडिएट इफेक्ट। अच्छा, दूसरी बात क्या की गई इसमें? देखो, दूसरी चीज, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी के बाद में दूसरी खास बात इसमें क्या थी? अब देखो, वायसराय ने कहा कि कानून चाहिए, तो महारानी ने कानून दे दिया। लेकिन महारानी से केनिंग ने बोला कि भाई केवल इतने कानून से नहीं होगा। तो महारानी ने कहा कि भाई ठीक है, अगर इतने से नहीं होगा तो तू बना ले कानून। इसका मतलब यह था कि वायसराय को कानून बनाने की शक्ति दी गई। जब एक व्यक्ति कानून बनाता है तो उसको अध्यादेश कहते हैं, ऑर्डिनेंस। तो पहले तो कानून चाहिए था, तो जो बना था दे दिया महारानी ने, आईपीसी सीआरपीसी लागू हो गया। और कानून चाहिए बोला तो महारानी ने कहा कि तू बना ले, मतलब वायसराय को कानून बनाने की शक्ति दी गई। वायसराय जो कानून बनाएगा उसको अध्यादेश या ऑर्डिनेंस बोलते हैं इंग्लिश में। इस तरीके से दूसरा प्रावधान याद रखें, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक है, द वायसराय वेर एम्पावर्ड टू establish an ordinance. The Viceroy were empowered to establish an ordinance. वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। लेकिन कब, किन परिस्थितियों में? याद रखिए, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई कब? जब विधान परिषद ना हो तब। ठीक है, विधान परिषद ना हो तब। और जो ये अध्यादेश बनाएगा इसकी अवधि केवल 6 माह रखी गई थी। इन दोनों बातों को समझना है। देखिए, द वायसराय वेर एम्पावर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट एन ऑर्डिनेंस, बट इट वॉज सिचुएशनल। ये एक विशेष परिस्थिति में ही जारी कर सकता था। इट वॉज सिचुएशनल। When the legislative council is absent, then only the Viceroy was empowered to establish an ordinance. जब विधान, अच्छा देखो, पिछले क्लास में आपको विधान परिषद बताया था, उसके कार्यपालिका को अलग किए, वायसराय को, और उसके कानून बनाने की शक्ति विधान परिषद को अलग किया गया। तो अब ये जो विधान परिषद अगर नहीं है, मान लो एब्सेंस है, सब लोग छुट्टी में किसी भी कारण से, ठीक है ना, अगर एब्सेंस है तो फिर कानून कौन बना सकता था? वायसराय अकेले बना सकता था। अगर मान लो कि वो विधान परिषद बनाती, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाती, तो वो एक्ट कहलाता। लेकिन जब वायसराय अकेले बनाएगा तो उसको एक्ट ना बोल करके अध्यादेश बोलेंगे, ऑर्डिनेंस। आई मेरा समय। और इसमें ये फिक्स कर दिया गया कि ऑर्डिनेंस जो होगा वो केवल 6 महीने तक रहेगा। मतलब अगर वायसराय ने कोई ऑर्डिनेंस जारी किया है, इट विल बी लास्ट फॉर द 6 मंथ ओनली। मेरी बात समझ रहे हैं? द ऑर्डिनेंस ऑफ वायसराय विल बी लास्ट फॉर 6 मंथ्स ओनली। मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा 6 महीने का होगा। 6 महीने बाद अपने आप खत्म हो जाएगा, उसका कोई वैलिडेशन नहीं रहेगा। समझे मेरी बात को? तो ये आपका वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। लेकिन कब? जब विधान परिषद ना हो तब। और ये जो एक्ट बनाएगा, अध्यादेश जारी करेगा, उसकी अवधि कितनी रहेगी? बस 6 माह। अच्छा देखिए, इसके बाद तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अब देखो, वायसराय और महारानी के बीच के संवाद को देखना, कॉन्वर्सेशन को।
वायसराय ने बोला कानून दीजिए, आईपीसी सीआरपीसी दे दिया। बोला और चाहिए तो तू बना ले बोला। और जब बनाने के लिए भी दे दिया तो बोला मैं अकेले कैसे बनाऊंगा, भाई कानून तो बहुत सारे होंगे, अकेले कैसे बनाऊंगा। तो महारानी ने कहा एक काम कर, अलग अलग विभाग बना ले, डिपार्टमेंट्स, पोर्टफोलियोज, और हर विभाग को कानून बनाने की शक्ति दे दो। हर विभाग अपने संदर्भ का कानून बना लेगा। आए मेरे पास में। इस तरीके से तीसरा, विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली या इसको इंग्लिश में कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है ना। विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत होती है, ठीक, विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत होती है, ठीक है। द पोर्टफोलियो सिस्टम वेयर अनाउंस्ड, ठीक है, द पोर्टफोलियो सिस्टम वेयर अनाउंस्ड, जो विभागीय प्रणाली है उसकी शुरुआत होती है। आ रहा है समझ में। अच्छा, विभाग का मतलब समझेगा कैसे। जैसे आज विभागीय प्रणाली चल रहा है हमारे देश में। विभागीय प्रणाली मतलब मंत्रालय। आज देखो हमारे मंत्रालय होते हैं, अलग अलग मंत्रालय। बेटा जब भी विभाग शब्द सुनते हो ना, विभाग, तो विभाग का मतलब क्या होता है मालूम है। डिपार्टमेंट वर्ड केवल इस बात को दर्शाता है कि जिसको आप विभाग बोल रहे हो उसको पैसा कहां से मिल रहा है। विभाग का मतलब होता है, डिपार्टमेंट बस ये बताता है कि पैसा कहां से मिलता है। या दूसरे तरीके से आप सुने, कोई भी संस्था जिसको पैसा बजट के माध्यम से दिया जाता है वो विभाग होता है। बजट प्रस्तुत होगा, उसमें ही बता दिया जाएगा इसको इतना पैसा देगी सरकार काम करने के। तो विभाग का मतलब जिसको फंडिंग जो है बजट के थ्रू हो रही है वो विभाग है। मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, every ministries are also departments, means every ministries are getting their funding through budget। जब सरकार बजट प्रस्तुत करती है तो अपने बजट में से ही एक हिस्सा रेल मंत्रालय को, एक हिस्सा वित्त मंत्रालय को देती है, इसलिए वो सब विभाग है। तो यहां से विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है, मतलब अलग अलग मंत्रालय होंगे और इन मंत्रालयों को पैसा कहां से जाएगा, बजट से जाएगा। नहीं आया समझ में? कोई डाउट इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन है, याद रखें। विभागीय प्रणाली ये बैकबोन है। आज जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसकी बुनियाद यहीं से शुरू होती है, ठीक। विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है, द पोर्टफोलियो सिस्टम वाज स्टार्टेड। समझ रहे हैं? विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है यहां से। समझ आया? मैं इसी को इलाबोरेट कर रहा हूं बेटा थोड़ा सा, है ना। आगे देखें कौन सा पॉइंट है, तीसरा था, हाँ? फोर्थ। इतना मेहनत लग रहा है मेरे को मिटाने में। इधर देखो, विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है। अच्छा इसका मतलब समझो बेटा ना, थोड़ा डिटेल अपन करेंगे। विभागीय प्रणाली समझ गए कि अलग अलग मंत्री बनेंगे, ठीक। तो हुआ ये कि याद रखें 1861 के एक्ट से, पहले आप पूरा सुन लो फिर आप लिखना, है ना। विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई 1861 के एक्ट से। विभागीय प्रणाली क्या हुआ आपका, शुरू हो गया, ठीक है ना। द पोर्टफोलियो सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय द 1861 एक्ट। विभाग का गठन, विभाग का गठन यानी मंत्रालय का गठन का अधिकार वायसराय को दिया गया।
वायसराय को यह अधिकार प्राप्त था कि कितने विभाग होंगे वो तय करें। मेरी बात समझ रहे हैं? याद रखें कि प्रारंभ मतलब 1861 में जो वायसराय था उसने 6 सदस्यों को मंत्री बनाया, यानी 6 विभाग बना दिए गए, ऐसा समझ ले। ठीक है, नहीं मानोगे लिखने से श्राप दे दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। हाँ, नहीं लिखो, समझ में आया? कसम है तुमको उसकी है। देखो भाई तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि प्रारंभ में 6 सदस्यों को मंत्री बनाया गया। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि प्रारंभ में या 1861 के एक्ट से कितने विभाग बने? तो 6। कितने मंत्री बनाए गए? 6। या ऐसा भी पूछ सकता है कि वायसराय की काउंसिल में कितने सदस्य रखे गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, तो भी कितना होगा? 6। 6 मंत्री बनाए गए। 6 मंत्री बनाए गए, वो मंत्री कौन कौन से थे? देखो, घर जाना है, घर, इसलिए गृह। घर जाने के लिए पैसा चाहिए, वित्त और राजस्व दोनों। ठीक, अब पैसा आ गया तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रक्षा भी करना पड़ेगा, डिफेंस। घर जाना है ना, वित्त, राजस्व, रक्षा करना पड़ेगा। रक्षा करने के लिए क्या लगेगा आपको? कानून, लॉ। और घर जाके करोगे क्या? तो कार्य करोगे, लोक कार्य। तो याद रखें, सबसे पहले 6 मंत्री बनाए गए। ठीक है, the 6th portfolio was created initially in 1861 and these were home portfolio, मतलब home ministry, finance ministry, ministry of revenue, ministry of defense, ministry of law and last ministry of public works। ये 6 मंत्रालय बनाए गए। ठीक है, 6 मंत्रालय। समझ में आया? कौन कौन से? ऐसे याद करो, घर जाना है, घर जाने के लिए वित्त लगेगा, राजस्व लगेगा, 3 याद हो गए। अब वित्त और राजस्व की रक्षा करनी पड़ेगी, तो रक्षा आ गया। रक्षा करने के लिए क्या चाहिए? कानून। और घर पहुंच कर क्या करोगे? कार्य, तो लोक कार्य। याद हुआ? सबसे पहले कहां जाना है? घर जाना है। घर जाने के लिए क्या क्या लगेगा? वित्त और राजस्व। वित्त राजस्व की क्या करेंगे? रक्षा के लिए क्या चाहिए? और फिर लास्ट में क्या करेंगे? लोक कार्य। ये 6 जो है आपका प्रारंभ में मंत्री बनाए गए। मतलब गवर्नर जनरल के मंत्रालय में, विभाग में 6 सदस्यों को रखा गया, या गवर्नर जनरल के मंत्री परिषद में प्रारंभ में 6 मंत्री बने। ठीक दिल्ली जैसा याद करना, दिल्ली भी सेम है। दिल्ली में भी 6 ही मंत्री हो सकते हैं और 1 मुख्यमंत्री होता है। यहां पर भी वायसराय 1 हो गया और उसके मंत्री हो गए। तो दिल्ली टाइप से याद रखना कि 1861 में 1 वायसराय और 6 मंत्री बनाए गए। मंत्रालय के नाम याद रखना है अपने को। ठीक है, जो पूछ सकता है एग्जाम में, याद रखेंगे इस चीज को, याद रहेगा। अब इसके बाद से ये मंत्रालय बना दिए गए, विभाग बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, और ये मंत्री बना दिए गए। तो इन 6 के अलावा 7वां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर होता था इसमें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर। ठीक है, जो 7वां था ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर, अतिरिक्त सदस्य। 6 तो मंत्री हो गए, इनको ऑर्डिनरी मेंबर्स कहा जाता था। और 6 के अलावा एक 7वां सदस्य इनके साथ जोड़ करके रखा गया था। और 7वां सदस्य होता था एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंबर में कमांडर इन चीफ ऑफ मिलिट्री। सेना का जो कमांडर इन चीफ होता था वो भी साथ में शामिल होता था। मतलब ऐसा समझ लो कि एक प्रधानमंत्री हो गया, बाकी मंत्री हो गए, और दूसरा सीडीएस जुड़ा हुआ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कि कोई भी काम करना है तो ये जो है बताएगा। समझ में आई मेरी बात? तो
छह, और देखो जो पोर्टफोलियो बनाया गया तो इसमें 6 ऑर्डिनरी मेंबर्स थे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर था। 6 ऑर्डिनरी मेंबर्स में 6 मंत्री हो गए, गृह हो गया, वित्त हो गया, राजस्व हो गया, उसके बाद से आपका रक्षा हो गया, कानून हो गया और लोक कार्य हो गया। अब इन सब के साथ जुड़ करके रक्षा के मामलों में बात करने के लिए, सलाह देने के लिए कौन होता था आपका? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर होता था जो कि कमांडर इन चीफ ऑफ मिलिट्री होता था। मिलिट्री का जो कमांडर इन चीफ था वो इसके साथ जुड़ा हुआ था। समझ में आया? तो ये इस तरीके से हुआ, ये विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। याद हुआ? इसी में, इसी के आगे, इसी से जुड़ा हुआ है वो अगला लाइन भी आप याद कर लो। यहां पर विभागीय प्रणाली का गठन कौन कर रहा है बताओ तो? यानी मंत्री परिषद का गठन कौन कर रहा है? वायसराय, है ना? द वायसराय इज ऑर्गेनाइजिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वही क्या कर रहा है? मंत्री परिषद गठन कर रहा है। तो गठन करने का अधिकार उसको था, तो वायसराय को ही मंत्री परिषद भंग करने का अधिकार भी दिया गया। मंत्री परिषद भंग करने का अधिकार भी वायसराय को दिया गया। ठीक है? वायसराय वेर ऑल्सो एम्पावर्ड टू डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वायसराय वेर ऑल्सो एम्पावर्ड टू डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब उसको भंग करने का भी अधिकार दिया गया। समझ आया? अच्छा देखिए, तो 3-4 बातें हमने इसमें देख लिया है ना भाई। सबसे पहले आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। ठीक। दूसरा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। ठीक। तीसरा, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो गई। और चौथा, मंत्री परिषद को भंग करने का भी अधिकार दे दिया गया। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और चीज देखो, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, उसमें प्रारंभ में कितने सदस्य थे? फिर 84 में कितने हुए? और फिर कितने हो गए अभी 53 में? 4 हो गए ना। ये 1861 के अधिनियम से गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई। ठीक है? बाय दिस एक्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बाय दिस एक्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल, सॉरी वायसराय, वेर इनहेंस्ड बाय 5 कर दी गई। 3, 4, 5, अभी 5 हो गए। ठीक है? इसके अलावा देखो, अच्छा एक बात तो बताओ प्यारे बच्चों, मान लो कि कोई व्यक्ति रूठा हुआ है, तो एक तो उसको डरा करके, चमका करके मनाया जा सकता है, रूठे रह मेरा क्या है, ऐसा वाला। और दूसरा, उसको कुछ दे करके भी मनाया जा सकता है, जो वो मांग रहा है सामने वाला। तो मैं ये कह रहा हूं प्यारे बच्चों कि भारतीय जो थे वो बहुत परेशान थे ना, बहुत रूठे हुए थे अंग्रेजों से, हमको कुछ नहीं मिल रहा था, ऐसा वैसा। तो हम रूठे हुए थे, तो हम पथरा से मारते थे। तो अंग्रेज जो है हमको नियंत्रित करने के लिए कानून लाए, अध्यादेश लाए, विभागीय प्रणाली लाए, सब ले आए। इसके साथ साथ अगर हमको मनाना था तो हमको वो चीज भी दे सकते थे जो हम मांग रहे थे। और हम क्या मांग रहे थे इसको सुनो। क्या था कि पैसा तो हमारा ही था, भारतीयों का पैसा था। हम भारतीयों के पैसे को अंग्रेज खर्च कर देते थे और हमसे पूछते तक नहीं थे। पूछना तो छोड़ो, बताते तक नहीं थे आग लगेगी कि नहीं लगेगी। बात समझना मेरी भाई लोग। अगर मान लो कि आपने आपके दोस्त के पास पैसा रखवाया, आपका पैसा आपने रखवाया, ठीक, और आपके दोस्त ने आपके पैसे को उस व्यक्ति को दे दिया
जिसके लिए आप आगे पीछे घूम रहे हो, और वो बस पैसा आपका, सब कुछ आपका, अब वो आपका ना होकर के आपके दोस्त का है। क्या आप इसको बर्दाश्त कर पाओगे? आग तो लगेगी ही, मेरे पैसे पर घूम रहे हो। लगेगा। तुम लोग का, इन लोग पूछ रहे हो लगेगा तो यस सर बोल रही है, भाई लोगों की बातें हैं ये। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से अब आग तो लगेगी ना, तो कम से कम भाई ऐसा है कि बता तो देता है यार, कम से कम। अब देखो अंग्रेज भी वैसी थे, पैसा हमारा था, हमारे पैसे को बिना हमसे पूछे खर्च करते थे, ना हमको बताते थे ना कुछ। तो हमको भी आग लगती थी तो हम पत्थर उठा के मार देते थे। तो हमारा ये कहना था कम से कम आप हमको बताओ तो सही है। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है चलो, क्या याद रखोगे, तुमको बता देंगे। और इस तरीके से वायसराय को वायसराय को बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, वायसराय को आज बजट प्रस्तुत होता है ना, सरकार बजट प्रस्तुत करती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो ये बजट प्रस्तुत करने का अधिकार जो है वहां से देगा। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब क्या समझते हो? आय और व्यय, कितना कमाए और कितना खर्च किए, उसका ब्यौरा ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। तो हमने अंग्रेजों से बस यही कहा कि भाई हमारा पैसा जो खर्च कर रहे हो बताते चलो हमको कि कितना खर्च कर रहे हो। तो आय और व्यय का ब्यौरा जिसमें दिया जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? बजट। क्लियर हुआ? तो यहां से वायसराय को बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दे दिया गया। यहीं से फिर वायसराय जो है बजट प्रस्तुत करता था। अब देखो इसका प्रभाव क्या हुआ, इस एक्ट का प्रभाव देखो आप, इंपैक्ट ऑफ दिस एक्ट, है ना? प्रभाव क्या हुआ आप देखिए कि सबसे पहला प्रभाव तो यह है कि वही आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी वर्तमान में भी लागू है। ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी एंड सीपीसी जो उस समय लागू हुए थे वही क्या है आपका? वर्तमान में भी लागू है। द सेम आईपीसी, सीआरपीसी एंड सीपीसी is implemented at recent time. The same IPC, CRPC and CPC implemented at recent time also. अभी भी वही लागू है। समझ में आ रहा है? गौर करना, दो बार बोल रहा हूं, हाँ गिन करके। अब दोबारा अगर बोले, और मैं ये भी देखूंगा ना कहा कितने बार बोले, मैं देखूंगा फिर बताऊंगा तुम लोग को। आता हूं रायपुर, रुक जा, रायपुर से फिर ऐसे लूंगा उधर से। ठीक है, टीवी में देखना फिर नहीं, यहीं से लूं प्रॉपर। ठीक है, यहीं से लूंगा प्रॉपर। ठीक है, घर भी नहीं जाने दोगे? क्यों? पेरना चाहते हो मेरे को? है, घर और मत छुड़ाओ भाई। इधर देखो, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी वर्तमान में भी लागू किया गया। ठीक, इसके बाद दूसरी चीज, दूसरी खास बात देखो, आप देखें वर्तमान में या वर्तमान की विभागीय प्रणाली की शुरुआत इसी अधिनियम से होती है। ठीक है, वर्तमान के विभागीय प्रणाली की शुरुआत इसी अधिनियम से होती है। ठीक है, द प्रेजेंट पोर्टफोलियो सिस्टम is conceptualized by this act. The present portfolio system is conceptualized by this act. 3 बार बोला हूं, समझ में आया? हाँ, गिना बोलूंगा। हाँ, अंत में माफी मांग ली, अरे गलती हो गया सर, मत गिनवा बोली। ठीक है, तो ये विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, समझ में आया? अच्छा देखो, विभागों का गठन करने का अधिकार किसको दिया गया था उस समय? और आज विभागों का गठन कौन करता है मालूम है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो याद रखिए वर्तमान में विभागों के गठन की शक्ति
राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक, यह शक्ति इसी अधिनियम से प्रेरित है। वर्तमान में विभागों के गठन की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक, यह शक्ति इसी अधिनियम से प्रेरित है। एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड, एट प्रेजेंट द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड फॉर इस्टेब्लिशमेंट और क्रिएशन ऑफ एनी डिपार्टमेंट और पोर्टफोलियो। ठीक है ना? एट प्रेजेंट द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ एनी पोर्टफोलियो विच इज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय दिस एक्ट। आर्टिकल नहीं है बेटा, रूल है, कानून है एक तो, उससे बनाता है। और ये कानून है बिजनेस ऑफ एलोकेशन रूल 1961। आर्टिकल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है आर्टिकल, अलग से। ठीक है, बिजनेस ऑफ एलोकेशन रूल 1961 कानून के तहत बनाता है। वो आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। ठीक है, बिजनेस ऑफ एलोकेशन रूल 1961। ठीक है, अरे आ रहा है समझ में अंग्रेजों? ठीक है, और देखो प्यारे बच्चों, चौथा, राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति प्राप्त है। क्या आपको पता है? चलो ससुरे, कुछ पता नहीं है, सुन लो बस। जैसे उस समय वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी ना, आज राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल जारी करते हैं अभी वर्तमान में। तो यह शक्ति कहां से मिली होगी? यहीं से मिली होगी। बोलो हाँ। हाँ, तो याद रखें, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, आर्टिकल 123। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, आर्टिकल 213 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल। और यह शक्ति क्या है? इसी अधिनियम से प्रेरित है। समझ में आया? राष्ट्रपति, देखो ऐसा लिखो, मैं लिखवा दूं क्या? लिखो, ये वाले लाइन को लिखो। चलो, मैं जान गया मुंह बाए बैठे हो। लिखे, वर्तमान में, पहले हिंदी में बोलो फिर अंग्रेजी में बोलूंगा, ठीक है ना, एक एक बार। वर्तमान में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत एवं राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। इनके अध्यादेश जारी करने की यह शक्ति, इनके अध्यादेश जारी करने की यह शक्ति इसी अधिनियम से प्रेरित है। ठीक है, लिखेंगे, एट प्रेजेंट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, एट प्रेजेंट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर both are empowered for establishment of an ordinance, under article 123 and 213, under article 123 and 213 respectively. It is conceptualized by this act. It is conceptualized by this act. दो बार बोलो, ठीक है? It is conceptualized by this act. याद हो गया? तीसरी बार बोल डाला क्या? हाँ, इधर देखो, तीसरी बार बोला हूं, एक बार मेरा वापिस करो। चलो, पांचवा प्रभाव क्या था इसमें? राइटिंग थोड़ी आज बिगड़ गई है क्या? है? बहुत अच्छी है ना? कॉपी में देखना मतलब तुम लोग बेहोश हो जाओगे। इतनी प्यारी, मैं क्या बताऊं कितनी प्यारी। मैं भी कभी कभी सोचता हूं, देखता हूं तो एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। खुद को ऐसा बोल लेता हूं। देखना ना एक बार कॉपी, है ना? सच में बहुत अच्छा लिखा। देखो, पांचवा पॉइंट देखो,
भारत में बजट की शुरुआत होती है यहीं से। आज जो बजट प्रस्तुत हो रहा है ना, बजट की शुरुआत होती है। ठीक है, द बजटरी सिस्टम वॉज स्टार्टेड। ठीक है, बजटरी सिस्टम वो स्टार्टेड। जो बजट जो आज प्रस्तुत होता है वो यहीं से प्रस्तुत होता है। हालांकि ये एक्ट जो है आपका 1 अगस्त 1861 को लागू हुआ, इसकी घोषणा पहले ही हो गई थी। याद रखें, भारत में पहली बार बजट 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया था, और 18 फरवरी 1860 को भारत में जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया था वो जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ऑल्दो द वेरी फर्स्ट बजट इन इंडिया वेर प्रेजेंटेड on 18th of February 1860. Although the very first budget in India were presented on 18th of February 1860, 18 फरवरी 1860 को सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया गया, और जो सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया गया था ये जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जेम्स विल्सन। और यही कारण है कि जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का पिता या फादर ऑफ बजटरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ठीक, भारत में बजटीय प्रणाली या बजट का पिता, फादर ऑफ बजटरी सिस्टम इन इंडिया कहा जाता है जेम्स विल्सन को। तो ये जो है इसके प्रभाव थे। आया समझ में? ये 1861 का काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट था। याद हुआ? चलो आगे चलते। अब अगला देखते हैं हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892। ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892, 1892 का भारत परिषद। यहां से पूछा है क्वेश्चन। अच्छा, इसकी पृष्ठभूमि देखो, ये क्यों आया। अच्छा, एक बात समझे, जैसे जब भी परिषद अधिनियम आएगा, काउंसिल एक्ट जो आएगा, वो हमेशा रिफॉर्म देने के लिए आएगा। तो 1861 में जो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट लाए, वो रिफॉर्म देने के लिए आया। वो इसलिए जरूरी था क्योंकि महारानी का शासन शुरू हुआ था, और जो युद्ध से, मतलब जो क्रांति से जो क्षुब्ध भारतीय थे, जो भारतीय दर्द में थे, उन भारतीयों को मनाना भी जरूरी था, इसलिए वो आया। बात समझ रहे हो ना जी? भाई कोई रूठा है तो उसको मनाना जरूरी, तो रूठे को मनाने के लिए 1861 का काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट था। ठीक, लेकिन 1892 में क्यों लाएंगे, क्यों रिफॉर्म दिया जाएगा? तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। देखो, सबसे पहली बात तो ये, तारीख देखें आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, ऑन 28th of December 1885, the Indian National Congress, a political party, were established by the Britishers. अंग्रेजों ने इनकी स्थापना की। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई। समझ आया? कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885, कांग्रेस पार्टी की स्थापना। अच्छा, एक बात और समझो बेटा, 1857 की क्रांति तो हम हार गए थे, और जब हम 1857 की क्रांति हार गए तो हार की बहुत सारी वजहों में से
एक वजह थी कि हम यूनाइट नहीं थे, हम यूनाइट होकर के नहीं लड़े थे, एक बहुत बड़ी वजह थी। और इसलिए तब से ही, अच्छा उसके पहले भी देखें, अगर 1857 की क्रांति के पहले, तो भारत में बहुत सारे राजनीतिक संगठन थे, राजनीतिक दल थे। जैसे भारत में जो सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, पहला राजनीतिक दल भारत का, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको, मॉडर्न हिस्ट्री में काफी विस्तार से, मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये वाले पॉइंट को समझा चुका। द वेरी फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया was Landholders Society, was established in 1838। भारत में जो सबसे पहला राजनीतिक संगठन या दल बना था, उसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 में बनी थी। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 1857 की क्रांति के पहले भी बहुत सारे राजनीतिक दल थे, बट दे वर रीजनल ओनली, एक क्षेत्र विशेष में ही थे वो। और यही कारण था कि कोई लीडरशिप नहीं मिला कि पूरे इंडियंस को यूनाइट कर सके। क्षेत्र में तो एक रीजन पर तो लीडर्स मिले हमें, बट कुछ ऐसे लीडर्स नहीं मिले जो पूरे ऑल इंडिया को क्या कर सके, यूनाइट कर सके, एक कर सके। तो 1857 की क्रांति के बाद से हम भारतीय भी ये चाहते थे कि हमारे देश में कोई एक ऑल इंडिया लेवल की पॉलिटिकल पार्टी हो। और अंग्रेज भी बहुत परेशान थे हम लोगों से। मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूं बेटा, ये भले आप कॉपी में आप इसको नोट नहीं करो, हिस्ट्री और पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं एकदम कहानी जैसे छप जाना चाहिए आपके दिमाग में। तो हम चाहते थे कि हमारे देश में कोई एक ऑल इंडिया लेवल की पॉलिटिकल पार्टी हो जो हम सबको यूनाइट कर सके। और जब हम एक होकर के सोचेंगे, एक देश के होकर के सोचेंगे, एक देश के नागरिक के तौर पर सोचेंगे, इसी को कहा जाता है राष्ट्रीयता, एक होने की भावना, ठीक है, इमोशंस ऑफ बीइंग यूनाइट। और इसी को हिस्ट्री में कहा गया नेशनलिज्म। और यहीं से नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे देश में आता है कि हम सबको एक राष्ट्र के रूप में रहना चाहिए। बहरहाल, तो ये हम चाहते थे कि हमारे देश में कोई एक ऑल इंडिया लेवल की पॉलिटिकल पार्टी हो। और अंग्रेज ये चाहते थे कि भारतीयों के मन में क्या चल रहा है, इसको जानने की उनको बहुत इच्छा रहती थी, भारतीय क्या सोच रहे हैं। क्योंकि हम कभी पथरा उठा के मार देते थे, तो अंग्रेज बहुत परेशान थे हमसे। तो वो ये चाहते थे कि भारतीयों से हम ये जाने कि आखिर भारतीय क्या सोचते हैं अंग्रेजों के बारे में, उनकी बातों को जाने। और कैसे हो सकता है ये, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट लाया अंग्रेजों ने, जिसको पब्लिक सेफ्टी वॉल थ्योरी कहा जाता है, ठीक ना, या सेफ्टी वॉल थ्योरी जैसा बोले, पढ़ेंगे आप हिस्ट्री में, ठीक। सेफ्टी वॉल थ्योरी, सेफ्टी वॉल थ्योरी कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है जो अंग्रेजों ने दिया था। अच्छा, सेफ्टी वॉल कहां लगा होता है? कुकर में। खाना बनाए हो? खाना नहीं बनाए, कुकर देखी? कुकर, कुकर नहीं देखी है? दर्द हो रहे तुम लोग। खाना बनाई? हाँ बनाई। कुकर देखी? नहीं देखी बोली। अब फिर बोला कुकर नहीं देखी? नहीं नहीं, कुकर में बनाई नहीं हूं। दाल किस में पकाई है? गंजी में, डेगची में है? नहीं पकाई। कल्याण हो उसका। इधर देखो, खैर डिप्टी कलेक्टर रहोगे तो ऐसे बहुत बनाने वाले मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। डिप्टी कलेक्टर है, पटवारी वटवारी को रख लेना घर में, उसी शादी कर लेना, बैठे बढ़िया काम करेगा, सब लेखा जोखा भी रखेगा। खैर छोड़ो, व्यक्तिगत मामला है। मैं ये कह रहा हूं आपको कि कुकर जैसे जो भी पकाना है उसमें रख दिए, लगा दिए,
अब वो पक गया कि नहीं पक गया कैसे पता चलता है बताओ? मैं पूछ नहीं रहा हूं, है? कैसे पता चलता है? सीटी से। 2 सीटी 3 सीटी, तो सीटी से पक जाता है ना जी, मतलब उसी से तो पता चलता है। अरे ससुरे ऐसे बता रहे हो जैसे स्विट्जरलैंड से आए हो, अभी घर जाकर देखो तो फूंकते हुए नजर आओगे चूल्हा में। हाँ मतलब इतना दिखा रहे। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि सीटी सीटी से पता चल जाता है कि खाना पक गया कि नहीं पक गया। उसी तरीके से अंग्रेजों ने तय किया कि भारतीय क्या सोच रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, साल भर में ये एक बार मिलेंगे, हर साल इनका अधिवेशन होगा, सेशन होगा। और जब साल भर में ये एक बार मिलेंगे तो वहां पर मिलेंगे, तो साल भर में एक बार मिले तो बकबकाएंगे ही, ये हुआ रे वो हुआ रे, है? तो उससे मतलब सीटी मारेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भारतीय क्या सोच रहे हैं। ये था सेफ्टी वॉल थ्योरी। इसी को आपको पढ़ना है, मेंस में लिखना भी है और ऐसे ही लिखना है, ठीक है? ये सेफ्टी वॉल थ्योरी है। अब इसीलिए अंग्रेजों ने तय, अब भारतीय भी तो चाह ही रहे थे, हम लोग भी चाह रहे थे कि एक दल मिले, और अंग्रेज चाह रहे थे कि एक दल ऐसा बनाते जो भारतीयों के मन में क्या चल रहा है वो हमको बताते रहे। और इस तरीके से अंग्रेजों ने इसीलिए 28 दिसंबर 1885 को स्थापना कर दी कांग्रेस पार्टी। अब जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों ने ही की थी, और इसलिए की थी कि भारतीयों के मन में क्या चल रहा है ये उनको पता लगे। तो अब कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये पता करो कि भारतीय क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं वो दे देते हैं, नहीं तो मारेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने पता किया कि भारतीय क्या चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा बताओ भाई तुमको क्या तकलीफ है। इतना बताने लगे भारतीय तकलीफ कि कांग्रेस पार्टी ने भाई एक आध दो ठो बताओ भाई, ज्यादा तो अंग्रेज हमारी भी नहीं सुनेंगे, है? तो फिर एक आध दो ठो बताए। क्या बताए तकलीफ भारतीय जो है? नंबर 1, अंग्रेजों मतलब भारतीयों का कहना यह था कि पहला देखो, एक तो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब अंग्रेज जो है ये बता रहे हैं कि तुम्हारा पैसा हमने नाली में डाल दिया। 1861 के एक्ट से बजट प्रस्तुत करके बता रहे ना कि खर्चा कहां किया, लेकिन हम उस पर कुछ पूछ ही नहीं सकते थे। हे माई बाप नाली में क्यों डाला ये भी नहीं पूछ सकते थे, हमको कुछ चर्चा करने का अधिकार ही नहीं था। समझ पा रहे हो? तो पहली मांग तो ये थी कि बजट पर हमको बहस करने का अधिकार दे दे। हमारा पैसा नाली में क्यों जाएगा भाई, है ना? नहीं समझ रहे हो? नाली एक एग्जाम्पल है, ठीक है? नाली इज एन एग्जाम्पल, समझ में आया? नाली इज एन एग्जाम्पल, 2 बार बोला हूं, समझ में आया? तो हमारी पहली बात तो ये थी कि भाई हमको पूछने दो, मतलब बहस करने दो। समझ में आया? बहस करने में हमको मजा आता था तब भी, अब भी। अच्छा दूसरी बात देखो, दूसरी बात ये थी, दूसरी समस्या हमारी कि जो गवर्नर जनरल का जो विधान परिषद था उसमें सदस्यों की संख्या कम थी, 12 थी उसमें, ठीक है? हम इसको बढ़ाना चाहते थे, हम इसको चाहते थे कि ये बढ़े सदस्यों की संख्या, और दूसरा बढ़े ही नहीं बल्कि इनका चुनाव जो है जनता करे, मतलब हम चाहते थे कि देश में चुनाव हो। अब 3 बातें हमने मांगी। पहला, बजट पर बहस करने का अधिकार चाहिए। दूसरा, गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या बढ़े। और तीसरा, हम चाहते थे कि चुनाव हो हमारे देश में, ठीक? चूंकि ये तीनों मांगे थी और ये सब हम कांग्रेस पार्टी से कर रहे थे, तो और कांग्रेस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों ने ही किया था, तो इसलिए जो भी कांग्रेस पार्टी बोलेगी वो मानेंगे। और उस समय ध्यान दें, उस समय भारत सचिव थे लॉर्ड R.A. क्रॉस। लॉर्ड क्रॉस was the secretary to India.
लॉर्ड क्रॉस उस समय भारत सचिव थे, ठीक, और वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है ना, लॉर्ड लैंसडाउन वाज द वायसराय। इन्होंने मिल करके तय किया कि ठीक है, जो भी मांग किया जा रहा है उसको पूरा करेंगे। इसके लिए एक बिल जो है, विधेयक, लैंसडाउन जी, विधेयक प्रस्तुत किया गया ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में जो विधेयक है उसे प्रस्तुत किया गया 9 फरवरी 1892 को। मेरी बात समझ रहे हैं? 9 फरवरी 1892 को विधेयक प्रस्तुत किया। कल आपको बताया था ना, कानून बनाने के लिए पहले बिल लाते हैं, बिल को सबमिट करते हैं पार्लियामेंट में। तो ब्रिटेन की संसद में 9 फरवरी 1892 को यह बिल जो है प्रस्तुत हुआ। इसे ब्रिटेन की संसद ने पारित किया, मतलब कानून का दर्जा दे दिया 20 जून 1892 को, ठीक है। ऑन 20th June 1892 दिस बिल गॉट इट्स एसेंट। मेरी बात समझ रहे हैं? ऑन 20th June 1892 दिस बिल गॉट इट्स एसेंट, मतलब इसको ब्रिटेन की संसद ने पास किया था 20 जून 1892 को, ठीक। और इसे लागू किया गया, भारत में 3 फरवरी 1893 को, ठीक है। एंड इट वेर इंप्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन 3 फरवरी 1893, नेक्स्ट ईयर। मतलब मेरी बात समझ रहे? 9 फरवरी 1892 द बिल वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इट वेर passed by the British Parliament on 20th June 1892 and it were enforced in India from 3rd of February 1893, ठीक है। 3 फरवरी 1893 से इसको लागू किया गया। अब इसका प्रावधान देखो, प्रावधान देखें। हम क्या चाह रहे थे कि बजट पर हमको बहस करने का अधिकार मिले, तो याद रखें यहां से यह प्रश्न पूछा है, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। राइट टू मेक डिस्कशन ऑन बजट, राइट टू मेक डिस्कशन ऑन बजट वेयर गिवन टू द इंडियंस। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। राइट टू मेक डिस्कशन ऑन बजट वेयर गिवन टू द इंडियंस, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। बट इंडियंस वेर नॉट अलाउड टू आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, बट द इंडियंस वेर नॉट अलाउड टू आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ठीक है। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी। देखो मतलब हो क्या रहा है, देखो 1861 में बजट प्रस्तुत हुआ, लेकिन भारतीय पूछ नहीं सकते थे कि भाई हमारा पैसा कहां जा रहा है। 1892 में बहस करने का अधिकार, चर्चा करने का अधिकार, मतलब प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मतलब ये, मतलब तुम्हारा पैसा नाली में डाल रहे हो तो क्यों डाल रहे हो भाई, ऐसा पूछ सकते हो। और अगर उसने एक बार जवाब दे दिया तो अब दोबारा प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहलाता है। भाई जैसे आपने किससे पूछा कि भाई भारत के प्रधानमंत्री कौन, हमने बता दिया नरेंद्र मोदी, हो गया ये बहस। अब इसके ऊपर आप बोल रहे हैं कि क्यों है, तो ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो गया। मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से प्रश्न पूछने का अधिकार तो था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया, ठीक। इसके बाद देखें, हम चाहते थे कि गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। तो सदस्यों की संख्या तय की गई मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16, न्यूनतम 10 और अधिकतम 16। पहले 12 ही थे, अब 16 तक जा सकते थे। समझ मेरी बात को? 10 से कम नहीं हो सकते थे, 16 से ज्यादा नहीं। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन
द नंबर ऑफ मेंबर्स इन गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन गवर्नर जनरल्स और वायसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वेर इनहेंस्ड बाय मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 16। गवर्नर जनरल की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, यह न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। ठीक है, 10 से कम नहीं होंगे और 16 से ज्यादा नहीं होंगे। और तीसरा, हमारी मांग थी कि चुनाव हो तो याद रखें, तीसरी सिफारिश यह थी कि इन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की घोषणा की गई। इनडायरेक्ट इलेक्शन वेर अनाउंस्ड, इनडायरेक्ट इलेक्शन वेर अनाउंस्ड, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की घोषणा हुई। मतलब बात समझे बेटा, चुनाव का मतलब होता है, निर्वाचन का मतलब होता है, इलेक्शन का मतलब होता है किसी को वोट के आधार पर चुनना। अगर जनता वोट देकर के चुनती है, इफ एनी पीपल इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ नेशन, उस देश के नागरिक अगर चुन रहे हैं, जनता अगर चुन रही है तो उसको डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। और लेकिन अगर जनता ना चुने, जनता के बिहाफ पर कोई और चुने तो उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। जैसे भी लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, तो विधायकों को, लोकसभा के सदस्यों को आप और हम जाकर के सीधे वोट देंगे, चुनेंगे, वो डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन इसी साल राष्ट्रपति का चुनाव होना है, राष्ट्रपति में तो आप और हम वोट नहीं डालेंगे, तो कोई हमारे बिहाफ पर वोट डालेगा, वो विधायक और सांसद होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष है। तो यहां पर चुनाव की घोषणा की गई, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की घोषणा। मतलब ये जो 10 और 16 सदस्य थे, इनको भारत की जनता नहीं चुनेगी, भारत की जनता नहीं चुनेगी, बल्कि जनता के बिहाफ पर, उस समय अलग अलग बोर्ड होते थे, जैसे व्यापार बोर्ड है ना, ये लोग जो है चुन लेंगे जनता के बिहाफ पर। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये ऐसे, तो ये आपका प्रावधान हो गया। इसके बाद से प्रभाव देखो, प्रभाव प्रभाव देखें, इंपैक्ट क्या हुआ। ठीक, प्रभाव क्या हुआ? एक प्रभाव को आप याद रखिए, भारत में निर्वाचन की शुरुआत होती है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम से होती है, तो याद रखें, भारत में निर्वाचन की शुरुआत 1892 के चार्टर एक्ट से होती है, सॉरी, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट से होती है ना। इलेक्शन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये 1861 और 1892 का एक्ट खत्म। ठीक है, चलिए।